Bismillahirrahmanirrahim. In the previous section, we were discussing about the advertising rules, which are from the rule number 31 to rule number 35 under the drug rules, manufacturing, registering and advertising rules 1976. ऐसा ही था लास्ट क्लास में। बस मुझे ये रिकॉल करा दें कि हमने इन रूल्स में से कोई चीज डिस्कस की थी या सिर्फ मैंने ये बता दिया था कि 31 से 35 तक है। प्लीज कमेंट। 35 डिस्कस किया था। सिर्फ 35 डिस्कस किया था, वो भी सरफेस ही डिस्कस किया था। 35 में है क्या लिखा हुआ? रिटेलर डिस्काउंट 15% डिस्काउंट के बाद, ठीक है ना। 35 ये रहा, रिटेलर डिस्काउंट की यहाँ बात हो रही है। ये स्क्रीन पे मुझे बताएं आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है या मैं थोड़ा इसको फॉन्ट साइज कुछ इंक्रीज डिक्रीज करूं? क्लियर है ना? ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं इसको थोड़ा इनहांस कर दूंगा। अच्छा, रिटेलर डिस्काउंट है। रिटेलर डिस्काउंट हमने बात की थी कि 15% ऑफ द मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये हमने डिस्कस नहीं, तस्करा किया था, सिर्फ बताया था। डिटेल डिस्कशन इसका भी बाकी है। अच्छा, इसमें बस मैं एक चीज क्लियर कर दूं। एक होती है रिटेल प्राइस, रिटेल प्राइस जो लिखी होगी आपके पैक पर, सही, और एक होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इन दोनों में कोई फर्क होता है? कोई है जहन में आपके कॉन्सेप्ट, कोई भी आइडिया जिसे आप शेयर करना चाहें कि रिटेल प्राइस और मैक्सिमम रिटेल प्राइस में क्या फर्क है? रिटेल प्राइस बेसिकली एक्चुअल प्राइस होती है कि वो जिसमें मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब हुई, और जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो जब सेल हो रही होती है तो ऊपर से लाइक उसका अपना बेनिफिट रख के जो की जाती है। चलिए, मैं इसको, कोई और ऐड करेगा इसमें? ठीक है, मैं इसमें अपना ओपिनियन ऐड कर देता हूँ। देखिए, अगर हम रिकॉल करें सेक्शन 12 ऑफ द ड्रग एक्ट 1976, ठीक, मैं अगर अभी स्क्रीन पर आ सके तो मैं अभी लेकर आता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अभी जल्दी आ जाए। कौन सा सेक्शन बताया था? 12 बताया था ना? ठीक है, यस यस। ठीक है। अब इसमें आप ये देखिए, सेक्शन की हेडिंग देखिए, पावर टू फिक्स मैक्सिमम प्राइसेस ऑफ ड्रग। कौन कर रहा है? द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट फिक्स द मैक्सिमम प्राइसेस एट विच एनी ड्रग स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन इज टू बी सोल्ड, ठीक, या स्पेसिफाई सर्टेन परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ मैन्युफैक्चर। भी हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ड्रग के लिए गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट? फेडरल गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली फेडरल गवर्नमेंट प्राइस फिक्स कर देगी कि इससे ज्यादा कीमत पे आप दवाई नहीं बेच सकते। फोकस रखिएगा मैक्सिमम प्राइस। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पैरासिटामोल का की जो 10 टैबलेट है वो 100 रुपए से ऊपर कोई नहीं बेचेगा, तो 100 रुपए इज द सीलिंग, ठीक है। 100 रुपए से ऊपर बेचने पाबंदी, लेकिन 100 रुपए से कम बेचने पर कोई पाबंदी नहीं है। कोई 90 रुपए में बेचना चाह रहा है, अगर वो कोई मैन्युफैक्चरर समझता है कि मुझे इसमें भी प्रॉफिट है, वो 90 रुपीज में बेच सकता है, वो 70 रुपीज में बेच सकता है, वो 50 रुपीज में बेच सकता है। 100 से ऊपर कोई नहीं बेचेगा, मतलब जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होगी। और ये लिस्ट आप, ये हर साल आती है, मतलब ये जो आप अगर इसी मैनुअल में आप देखिएगा, ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी है। ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी का शेड्यूल है, उस शेड्यूल में 2018 की प्राइसेस मौजूद हैं। आप ड्रग की वेबसाइट पे देखिएगा, वहां पर आपको हर ड्रग की मैक्सिमम रिटेल प्राइस मिल जानी चाहिए, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और जो रिटेल प्राइस होती है वो अलग होती है। that's the reason why you will find different prices of a same brand, although federal government possesses the power to fix the maximum price of drug, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी। बस एक जहन में रखिएगा कि एक अगर 100 रुपए से ऊपर की कोई ड्रग नहीं होगी। मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो अपना प्रॉफिट मार्जिन समझती है, वो कम प्राइस में दे देगी। अब ज्यादा प्राइस के मतलब 100 रुपए मैक्सिमम प्राइस है, अगर कोई 70 रुपए में बेच रहा है और कोई 90 रुपए में बेच रहा है, तो 90 रुपए वाला जस्टिफाई करेगा कि भाई मेरे पास क्वालिटी अच्छी है, मतलब नॉर्मली यही क्लेम करते हैं, हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस ज्यादा हैं। 70 वाला कहेगा कि ठीक है, मेरे कॉस्ट पूरी आ रही है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं पेशेंट को बेनिफिट देना चाह रहा हूँ। मुख्तलिफ रीजन होते हैं। ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस की बात है। और वहां पर जो हमने देखा था अभी जो हम एडवर्टाइजिंग रूल्स में रूल नंबर 35 देख रहे थे, वहां पर बात हो रही थी परसेंटेज ऑफ रिटेल
एक मिनट, कहाँ चला गया, इधर ही कहीं होगा। 15% ऑफ द मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये देखें, रिटेलर डिस्काउंट है, द रिटेलर डिस्काउंट शैल बी 15% ऑफ द मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब मेरा ख्याल है कि अब आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी इन्हांस हुई होगी। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम रिटेल प्राइस, नॉट ओनली द रिटेल प्राइस। ठीक है, वरना तो कीमत कम होगी तो रिटेलर को नुकसान होगा। ये हमने किसी हद तक डिस्कस किया था, आज थोड़ा और बेहतर डिस्कस किया है। फिर जब प्राइसिंग पढ़ने का अगर मौका मिला, क्योंकि वो कोर्स में शामिल नहीं है, वो अलग से डिस्कस होगा, उसका मौका मिला तो फिर इसको अच्छी तरीके से कॉस्टिंग वगैरह भी हम डिस्कस कर लेंगे। नहीं तो क्लास में नहीं हो सका तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा इंशाल्लाह, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब पिछले सेशन को रिकॉल करें तो हम एडवर्टाइजिंग की नीड क्यों ज़रूरत है उसकी वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और रेलेवेंट एक्ट में जो चीज़ें लिखी हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। मेरा ख्याल है इट वाज अंडर सेक्शन 24 एंड 25, ऐसा ही कुछ था। 23 में तो प्रोहिबिशन होती है ना, 24 25 में एडवर्टाइजिंग की एक्सप्लेनेशन भी थी। याद आ रहा है कुछ एडवर्टाइजिंग की एक्सप्लेनेशन हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में? यस, नो? एडवर्टाइजिंग की पर उसकी एक्सप्लेनेशन आपने बस एक बार डिस्कस की थी कि हमारे यहाँ अलाउ क्यों नहीं है, मतलब क्यों नॉर्मल ड्रग्स की जो है वो एडवर्टाइजिंग नहीं हो रही होती, उसकी वो तो वाला पॉइंट डिस्कस हुआ था। नहीं, वो तो बैकग्राउंड था ना हमारा कि हम क्यों हमें इस तरीके से, जिस तरह सेलुलर कंपनी से ऐड आ रहे होते हैं फार्मास्यूटिकल से क्यों नहीं आते, वो तो हमने बैकग्राउंड बनाने के लिए किया था। फिर वहां से नीड निकाली थी, फिर हमने एडवर्टाइजिंग की टर्म पढ़ी थी, एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन नहीं थी, एक्सप्लेनेशन उसकी पढ़ी थी। वो बस याद है ना कि हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, क्योंकि अब तो रिकॉर्डेड है सब कुछ। बस मुझे यस नो कर दें। तो पढ़ा होगा फिर याद नहीं है। इतनी पुरानी बात थोड़ी है, कोई और बोल दे, कोई और याद दिला दे। यस सर, पढ़ा था उसमें बस आपने ठीक, वो डेट क्लिनिक और उसकी पूरी बस ठीक, एक्सप्लेनेशन दी थी सारी। बस ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलें अब हम इन चीज़ों को रिकॉल करने के बाद हम आगे बढ़े। एडवर्टाइजिंग, उधर जो हेडिंग थी कंट्रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मतलब हर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता है, फेडरल गवर्नमेंट परमिशन देगी अंडर द प्रिस्क्राइब कंडीशंस। प्रिस्क्राइब कंडीशंस, रूल्स को देखना पड़ेगा, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं रूल्स। इसी तरीके से एक चीज और आपसे डिस्कस की थी, जब भी लाइसेंस होगा तो लाइसेंस के हवाले से हमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी, प्री कंडीशंस और कंडीशंस। तो अब इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपना डिस्कशन आगे लेकर जा रहे हैं। कंडीशन फॉर एडवर्टाइजिंग, रूल नंबर 31। ठीक, अब अलाउ कौन करेगा परमिशन? फेडरल गवर्नमेंट में, आफ्टर सीकिंग एडवाइस ऑफ द कमेटी ऑन एडवर्टाइजिंग, अलाउ द एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ ड्रग और एनी सब्सटेंस और अ रेमेडी एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल D1, वो शेड्यूल देख लीजिएगा आप लोग, और अ ट्रीटमेंट ऑफर्ड वगैरह वगैरह टू विच सच एडवर्टाइजमेंट शैल बी मेड। मतलब क्या हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी कमेटी ऑन एडवर्टाइजिंग। अब कुल बात ये बन रही है कि आप अप्लाई करेंगे किसे? कमेटी को। एडवर्टाइजमेंट के हवाले से कमेटी बनी होगी, वो कमेटी कमेंट्स देगी, कमेंट देने के बाद फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपको एडवर्टाइजमेंट की परमिशन देनी या नहीं देनी। और ड्रैफ्ट एक्ट अगर आप पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह इसी में, तो ड्रैफ्ट एक्ट आने के बाद अब फेडरल गवर्नमेंट ने ये वाली तमाम जिम्मेदारियां दे दी हैं ड्रैफ्ट को। जिस तरह एजुकेशन में फेडरल गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी, जो जहाँ जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट लिखा होगा अक्सर वो फंक्शंस HEC कैरी कर रही होती है, तो इसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट के फंक्शन ज्यादातर ड्रैफ्ट इसे कंटिन्यू करेगा। अच्छा, यहाँ पर सामने बात ये कि कमेटी होगी एडवर्टाइजमेंट पे जिसको अप्लाई करेंगे, जो एडवाइस करेगी। इट विल नॉट इशू द एनी लाइसेंस और परमिशन, ये एडवाइस करेगी फेडरल गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट का कोई नॉमिनी वो लाइसेंस इशू करेगा। अच्छा, इसके बाद फिर क्या बात है? प्रोवाइडेड फेडरल गवर्नमेंट में पब्लिक इंटरेस्ट सो रिक्वायर्ड विदड्रॉ इट्स अप्रूवल। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक दफा अगर लाइसेंस मिल गया, इसका ये मतलब नहीं कि वो कंटिन्यू रहेगा, ये परमिशन विदड्रॉ भी हो सकती है। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई? अच्छा, 1A में ये बात कह रहे हैं कि अगर आप मुख्तलिफ ड्रग्स की बात कर रहे हैं तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। मतलब ये नहीं कि एक कंपनी ने एक एप्लीकेशन दी है, उसी एप्लीकेशन के अगेंस्ट में तमाम एडवर्टाइजमेंट के लिए ओपन ब्लैंक चेक मिल गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। वर्डिंग पढ़ते हैं, एन एप्लीकेशन फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ एनी ड्रग सब्सटेंस रेमेडी ट्रीटमेंट और ऑफर फॉर ट्रीटमेंट फॉर एनी डिजीज शैल बी मेड इट फॉर्म 8 addressed to the secretary of the commissioner on advertising, and there shall be made a separate application for each advertisement. फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी की 5 प्रोडक्ट्स हैं,
आपको उन 5 की कोई प्रमोशनल एक्टिविटी करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो फिर आप 5 एप्लीकेशंस देंगे। एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्म 8 में आप एप्लीकेशन दोगे। एप्लीकेशन किसे दोगे? सेक्रेटरी को। कौन सा सेक्रेटरी को? जो कमेटी ऑफ एडवर्टाइजिंग का सेक्रेटरी है। तो चीजें अब क्लियर होती जा रही हैं। फॉर्म 8 अभी देख लें या आप लोग खुद देख लेंगे? इसी में शेड्यूल में मौजूद होगा। यस नो बोल दें। अरे यस नो बोलने में देर कितनी लगती है? सिर्फ माइक को अनम्यूट करना होता है और बोलना होता है। ओके सर। बस ठीक है। यस सर। बस ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर अगले सेशन में वो जो हम ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कस कर रहे हो तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं उसे रिकॉर्ड पे ले आऊंगा। अच्छा, सर आपने 8 बोला है ना? ये लिखा हुआ है ना, देखें ये फॉर्म 8 यस यहाँ सर। लिखा हुआ है। ओके ओके। ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर अगली बात ये आ गई कि जब ये एप्लीकेशन देंगे तो उसकी कोई ना कोई फीस होगी, और वो फीस भी शेड्यूल एफ में मेंशन है, टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इन्हीं रूल्स के बाद चले मैं थोड़ा सा 2 पेजेस आगे, 2 पेजेस की बात है। ये देखें यहाँ से शेड्यूल शुरू हो रहे हैं। शेड्यूल ए लंबी लिस्ट बी सी डी, बी के बाद B1 आएगा, B1 ए आएगा, C D E F G तक शेड्यूल जा रहे हैं। जी तक अच्छा वो इथिक्स का है, फिर F। तो शेड्यूल F का ये तस्करा कर रहे हैं। कहाँ चला गया? ऊपर होगा। शेड्यूल F का तस्करा कर रहे हैं, इसमें फीस लिखी हुई होगी। अब इस मैनुअल में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि शेड्यूल F कॉपी किया था या नहीं किया था। शेड्यूल G तो मुझे याद आ रहा है। तो बहरहाल फीस वगैरह शेड्यूल F में मौजूद होगी। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई, द अप्रूवल ऑफ द एडवर्टाइजमेंट ग्रांटेड अंडर सब रूल 1। सब रूल 1 कौन सा? इसी का सब रूल 1, दिस वन। यहाँ पर अप्रूवल है फेडरल गवर्नमेंट ने ऑन द एडवाइस ऑफ कमेटी ऑन एडवर्टाइजिंग, आपको किसी किस्म की कोई परमिशन दी है। किसकी परमिशन दी? एडवर्टाइजमेंट की। ये जो परमिशन होगी, ये परमिशन शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years ओनली। ये न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखिएगा। देखिए इसमें जो है ना, जब हम MCQs बनाते हैं तो MCQs में बनाने में प्रॉब्लम होता है। अगर मैं भी आपको MCQ बनाने के लिए दूंगा तो या तो आप कोई एक बचकाना हरकत करेंगे, जो लोग बड़े बड़े हो जाते हैं लेकिन वो उस बचकाना हरकत से बाज नहीं आते। टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट में से एक जुमला एक लफ्ज गायब कर दिया, ब्लैंक सा नाम दे दिया, मेमोरी का टेस्ट हो रहा है, वो मत क्या करें। MCQ बनाते हैं तो नॉर्मली न्यूमेरिकल वैल्यूज को टारगेट किया करें। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आपके ध्यान में रहनी चाहिए। तो आमतौर पर MCQ जो बनते हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यूज के बनते हैं या डेजिग्नेशन वगैरह के बनते हैं। टाइम के साथ साथ अब चूंकि हम प्रॉपर पढ़ना शुरू हो गए, अब तक हम बैकग्राउंड ही बना रहे थे, तो ये चीज़ें आपको होती रहेंगी, जहन में आती रहेंगी। अब तक हम ये बात करें, एडवर्टीजमेंट की परमिशन फेडरल गवर्नमेंट देगी, आप उसे अप्लाई करोगे, प्रॉपर फीस होगी, फॉर्म 8 में अप्लाई करोगे, और अगर आपको उसकी परमिशन मिल जाती है तो परमिशन होगी 2 साल के लिए। ठीक। अच्छा, आप में से कोई मुझे बताएगा कि ये 1 के बाद ये 1A 1B 1C आने की क्या जरूरत थी? ये क्यों हुआ? ये 2 3 4 भी हो सकता था। ये क्या प्रॉब्लम है? ये क्या हुआ? यहाँ कमेंट चाहिए, ये सर बताए क्योंकि वैसे। जी जी जी। क्योंकि ये सब रूल्स हैं ये इसी के अंडर आ रहे हैं। जैसे 1 है तो उसके अंडर 1A 1B 1C। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 1 इनमें के बाद बात एक ही, इनका नहीं टॉपिक एक ही होगा। तो क्लॉज बना देते इसको, इसे क्लॉज बना देते। अगर एक ही बात होती फिर वो सब हेडिंग हो जाती ना इसकी। या तो आप इसको 2 3 4 करते, ये 5 2 5 हो जाता, या फिर आप इसे क्लॉज बना देते। ये 1A 1B 1C क्यों किया? कोई लॉजिक? ये बाद में अमेंडमेंट हुई है जिसकी वजह से ठीक है एडिशन ठीक है की है। ठीक है। हमने डिस्कस किया था कि बाद में जब अमेंडमेंट करते हैं ना, तो बजाय से कि आप अगर 1 के बाद इसे आप 1A को अगर आप 2 कर देते तो तमाम नंबर्स की नंबर सब इसके बाद जितने सब रूल्स हैं सबकी नंबरिंग चेंज हो जाती, रेफरेंसिंग में प्रॉब्लम होती। तो बात के रेफरेंसेस चेंज ना हो तो आप इसको कुछ इस तरीके का कर दें। कभी अगर आपको 1A के बाद फिर कोई और ऐड करना पड़े, जैसे आप 1B के साथ ऐड नहीं करना चाह रहे, ठीक है, या आप यहाँ पे मेंशन करना चाह रहे हैं कि फॉर्म 8 के अलावा कोई और फॉर्म भी आप नया इंट्रोड्यूस कर दें, या यहीं पर आप ऐड कर दें कि नहीं न्यूट्रोस्यूटिकल या हर्बल मेडिसिन के लिए इस तरीके का फॉर्म होगा या उनकी कंडीशन ये होगी, तो आप 1B में नहीं जाएंगे, वहाँ पर फिर आप शायद 1AA कुछ ऐसा इंसर्ट कर दें। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल अच्छा था, अच्छा लगा, प्रॉम्प्ट रिप्लाई आया, गुड। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वो बात आ रही है जो हमने कही थी, कंडीशन ऑफ एडवर्टाइजिंग। यहाँ तक देखें पढ़ते हुए, यहाँ से यहाँ तक जो टेक्स्ट है ना, आपने अप्लाई भी कर दिया, और अप्लाई करने के बाद आपको परमिशन भी मिल गई 2 साल के लिए। नाउ व्हाट? अब आपको किन कंडीशंस को मेंटेन करना है, या यूं कह लें यहाँ पर अब आप ये देखोगे कि आप किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो।
ये चैलेंज है, क्योंकि हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में इतना मार्जिन नहीं है ओपन एडवर्टाइजमेंट का, क्योंकि जरा से आपने ओपन एडवर्टाइजमेंट की तो सेल्फ मेडिकेशन प्रोमोट होने का खदशा रहता है, तो आपको इस चीज से ख्याल रखना है। तो इस वजह से आप पम्फलेट नहीं बांट सकते, मतलब ठेले पर मतलब आप नहीं कर सकते, कोई अनाउंसमेंट्स नहीं कर सकते, इस तरह की चीजें नहीं कर सकेंगे, आप बड़े बड़े क्लेम नहीं कर सकेंगे। क्या कुछ कर सकते हैं वो इसमें लिखा होगा, और क्या कुछ नहीं कर सकते वो भी इसमें लिखा होगा। इसके बाद फिर आपको अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि आप किसी भी चीज को एडवर्टाइज कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम सब रूल नंबर 2 की तरफ आ रहे हैं। वैसे बाय द वे, अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो ना, और ये मैं मान नहीं सकता कि किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा 31 से 35 तक, किसी एक ने इसकी एक कोई ग्रेडिंग जरूर ली होगी। तो अगर इनपुट देते रहेंगे तो जरा जल्दी कवर भी हो जाएगा, और क्वालिटी क्वेश्चन आएंगे तो अंडरस्टैंडिंग एनहांस होगी। सब रूल 2 की बात कर रहे हैं कि आप may be advertised to medical, pharmaceutical and allied profession without referring to the federal government through medical representative or through professional journals and publications which are meant for circulation exclusively amongst the members of medical, pharmaceutical and allied professions. अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या आती है, क्या कहती है आपकी अंडरस्टैंडिंग, इस टेक्स्ट का क्या मतलब हो सकता है? कोई भी आइडिया? चलें, इसको हम इस तरीके से लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये कहा ना कि अगर आप ओपन एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं, तो सेल्फ मेडिकेशन का खतरा हो सकता है। तो अब आप गौर से देखिएगा, सब रूल 2 में उन तमाम लोगों को ब्रैकेट कर दिए जहां पर सेल्फ मेडिकेशन का खदशा कम से कम होगा, ये हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, बात आ गई ना, टू एडवर्टाइज द मेडिकल, फार्मास्यूटिकल एंड एलाइड प्रोफेशंस, they know the importance, they know the nuisance that may arise due to the self medication. आप इनको एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इन्हें इन्फॉर्म कर रहे हैं तो इसके लिए आपको फेडरल गवर्नमेंट से ये जो सब रूल नंबर 1 में जो पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, इससे गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको परमिशन भी नहीं लेनी है, आप इनको एडवर्टाइज कर सकते हैं। अब तरीकाकार दिया होगा कि किस तरीके से कर सकते हैं, थ्रू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। आपका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जाता है फिजिशियन प्रेस्क्राइबर के पास, उसे अपनी ड्रग के बारे में प्रमोशनल एक्टिविटीज बताता है, मतलब वो कहता है, कोशिश करता है कि प्रेस्क्राइबर आपके ड्रग को लिखे। तो अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर को एजुकेट कर रहा है, तो इस एक्टिविटी के लिए यू डोंट नीड एनी परमिशन अंडर दिस रूल, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। या आप प्रोफेशनल जर्नल्स या पब्लिकेशंस जो एक्सक्लूसिवली का मतलब तो हाँ लिखा हुआ एक्सक्लूसिवली, जो एक्सक्लूसिवली मेडिकल, फार्मास्यूटिकल या एलाइड प्रोफेशंस में ही सर्कुलेट हो रहा हो, कोई रिसर्च जर्नल हो गया। एक बात मुझे बताइए, आप लोगों ने ये ड्रग गाइड, फार्मा गाइड इस तरीके की कोई चीज देखी हुई है? ऐसी कोई चीज देखी है? ड्रग गाइड या फार्मा गाइड आप लोगों ने देखी है? यस सर, फार्मा गाइड देखिए। ठीक है, अच्छा फार्मा गाइड आपने देखी होगी, तो फार्मा गाइड में आप लोग को ये देख के कुछ अजीब सा लगा होगा कि हर पेज पे एडवर्टाइजमेंट है, हर पेज के बाद ऐसे ही है ना, तकरीबन हर पेज या दूसरे पेज के बाद एडवर्टाइजमेंट आ रहा होता है, ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा इतनी नहीं एडवर्टाइजमेंट, और वो ड्रग की एडवर्टाइजमेंट है, सब कुछ लिखा हुआ है। वैसी एडवर्टाइजमेंट आपको किसी न्यूज़पेपर में नजर नहीं आएगी, वैसी एडवर्टाइजमेंट आपको टीवी पे कभी भी नजर नहीं आएगी, वैसी एडवर्टाइजमेंट कोई बिलबोर्ड जो कॉमन तरीके हैं एडवर्टाइजमेंट के, सोशल मीडिया पे भी आपको नजर नहीं आएगी। ठीक, लेकिन फार्मा गाइड में आपको नजर आ रही है। क्यों? प्ली यहाँ से ले रहे हैं, रास्ता यहाँ से मिल रहा है, परमिशन यहाँ से है, कहाँ से? अंडर सब रूल 2 ऑफ रूल 31 ऑफ द ड्रग एडवर्टाइज मैन्युफैक्चरिंग, रजिस्टरिंग एंड एडवर्टाइजिंग रूल 1976 के अगर आप, क्योंकि अब यहाँ सेल्फ मेडिकेशन का खतरा नहीं है ना, क्योंकि ये बुक कॉमन बंदा नहीं पढ़ रहा, ये बुक हेल्थ प्रोफेशनल्स पढ़ रहे हैं। ठीक, वो कर सकते हैं, उसमें आप एडवर्टाइजमेंट खुल के कर सकते हैं, या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो कि सिर्फ डॉक्टर को बता रहे हैं, पेशेंट को नहीं बता रहा, या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं एडवर्टाइजमेंट के जिनके लिए यू डोंट नीड एनी परमिशन
फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। ये 2 साल की जो परमिशन के लिए आपको अप्लाई करना है ना, फीस देनी है, फॉर्म भरना है, इंतजार करना है डिसीजन का, अगर आप इन 2 तरीकों का इस्तेमाल करोगे तो आपको इसी तरफ नहीं जाना पड़ेगा। इस वजह से मेजॉरिटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनी इन्हीं को एक्वायर करती हैं। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से करती हैं, तो आपका जवाब यही होगा ना, घूम फिर के अगर पूछेंगे तो हाँ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, कन्विंस करते हैं। कॉमन यही तरीका है, क्योंकि इसमें आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो एक और प्रोवाइडेड आ गया। अच्छा, जब प्रोवाइडेड आता है ना, तो कभी कभी खतरे की घंटी ही बजती है और कभी कभी ग्रीन सिग्नल भी नजर आता है। अभी डिपेंड करता है किस स्टेट ऑफ माइंड में आप पढ़ रहे हैं। टेक्स्ट पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये खतरे की घंटी थी या ये ग्रीन सिग्नल था। गो एड, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब पढ़ते हैं। आप फार्मास्यूटिकल रिप्रेजेंटेटिव और जर्नल में छाप तो सकते हैं विदाउट परमिशन, लेकिन आपको किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि ऐसा जर्नल, उसकी एक कॉपी, हर इशू की एक कॉपी आप ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ डिवीजन को, आज की तारीख में आप ड्रैप का कोई डिपार्टमेंट हो का 13 डिवीजन है उनके, उसमें से हम देख लेंगे अभी कि किस डिवीजन को भेजना होगा। जहन में ये रखिएगा, आज की तारीख में ड्रैप को भेजोगे। जिस जर्नल में आपने अपना एड छापा है ना, जिस फार्मा गाइड में, उसकी एक कॉपी जरा भिजवा दोगे, हाईलाइट करके देखें ये एडवर्टाइजमेंट है, आप देख लें कि कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि आगे भी और कंडीशंस आ रही हैं। सेकंड, फेडरल गवर्नमेंट जो है ये भी कर सकती है कि अगर वो समझती है, क्योंकि 1 कॉपी आपने भेज दी ना, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ने देखा और उसमें हो सकता है कोई ऑब्जेक्शनल चीज नजर आई हो। अगर किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्शनल चीज उन्हें नजर आई है, तो फेडरल गवर्नमेंट का ये परव्यू है कि वो कह सकते हैं कि आप इस एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश मत करें। ठीक है, अगर वो फेडरल गवर्नमेंट समझती है। पहली कंडीशन, मतलब अगर आप इन 2 तरीकों के इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक कॉपी भेजेंगे, और दूसरा, फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि आपको कभी भी इस एडवर्टाइजमेंट से रोक सकती है। ठीक। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम और आगे बढ़ें तो यहाँ पर अब ये बात आ रही है सब रूल 3। अब सब रूल 3 किसको रेफर करे? एडवर्टाइजमेंट्स अंडर सब रूल 2। सब रूल 2 क्या था? सब रूल 2 ये था, जिसमें आपने फार्मास्यूटिकल रिप्रेजेंटेटिव और जर्नल्स में पब्लिकेशन के साथ आप एडवर्टाइजमेंट की परमिशन ले रहे थे। मतलब आपको परमिशन आपको थी, आपको फेडरल गवर्नमेंट को सेपरेट अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप इसको कर रहे हैं तो एक किस कंडीशन ख्याल रखना है? ऑल क्लेम शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद दीज अप्रूव्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। अब इसका मतलब ये है कि देखें, जब हम ड्रग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो उसमें 21 या 22 पर्टिकुलर्स हैं। 21 या 22 पर्टिकुलर्स हैं, उसी में आप क्लेम करते हैं, मतलब इंडिकेशन देते हैं कि ये दवा किस मकसद के लिए इस्तेमाल होगी। तो एडवर्टाइजमेंट में भी आपको उन्हीं क्लेम्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, चलें, बल्कि अभी बात आ गई है तो अभी मैं कोशिश करता हूँ मैं ये फॉर्म निकाल लूँ, क्योंकि करीब ही ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। फॉर्म रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग का, फॉर्म 2 लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर, फॉर्म 3 लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर एक्सपेरिमेंटल, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग। ठीक है, ये फॉर्म 5। फॉर्म 5, अब इस फॉर्म 5 में आपको ये इनक्लोजर्स हैं। फॉर्म 5 में इनक्लोजर्स हैं। ये शेड्यूल ए की बात कर रहा हूँ मैं, शेड्यूल ए में फॉर्म 5 है, इसके इनक्लोजर्स हैं। ये देखें इनक्लोजर्स कहाँ तक जा रहे हैं, ये इनक्लोजर्स जा रहे हैं यहाँ तक, 18 पर्टिकुलर्स हैं। ठीक, तो इसमें कहीं ना कहीं इंडिकेशंस हैं। ये फार्माकोलॉजिकल डाटा है, मेन फार्माकोलॉजिकल ग्रुप। ये अब आप देखें, ये आपको स्क्रीन पर हाईलाइटेड टेक्स्ट नजर आ रहा है? यस सर। ओके, यस सर। अब ये कहाँ लिखा हुआ है? ये फॉर्म 5 है। फॉर्म 5 क्या है? ये एप्लीकेशन फॉर्म है जब आप ड्रग की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। जब आप ड्रग की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो ये है इनक्लोजर जो कि आपको इस फॉर्म के साथ देने हैं। आपको ये बताना है कि इसका रिकमेंडेड क्लिनिकल यूज क्या है या इस ड्रग का क्लेम क्या है। तो जो क्लेम आपने यहाँ अप्लाई किया होगा और ड्रग रजिस्टर हो गई, इसका मतलब है कि यही क्लेम आपका अप्रूव हुआ है। तो आप इसी क्लेम को जो आपने यहाँ इस एप्लीकेशन के टाइम पर दिया होगा, इसी के आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, इसके अलावा किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। ठीक है,
इसको समझने के बाद अब मैं दोबारा आता हूं, तो अब वही ना कि अब अंडरस्टैंडिंग पहले से बेहतर होनी चाहिए। अब उसी टेक्स्ट को हम दोबारा पढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट, ये आ गई बात। ऑल क्लेम्स शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद दीज अप्रूव फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट ड्रग। तो एप्लीकेशन जब आप रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग के लिए अप्लाई करोगे, जो आपने क्लेम किया है वही क्लेम अप्रूव हो गया, तो उसी क्लेम को आप एडवर्टाइजमेंट इस्तेमाल करोगे, कोई और क्लेम इस्तेमाल नहीं करोगे, कोई और क्लेम नहीं दोगे। ठीक। अच्छा, और इसी तरीके से नंबर 2 में कि जो इन्फॉर्मेशन इंडिकेशन और डोजेज की प्रोवाइडेड आप कर रहे हैं, जब आप इंडिकेशन बता रहे हो, मतलब ये सेकंड कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आप भूलिएगा नहीं। एडवर्टीजमेंट के दौरान जब आप इंडिकेशन बताते हैं और डोजेज बताते हैं, तो उसके साथ साथ आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, साइड इफेक्ट और नेसेसरी प्रिकॉशंस भी बतानी है। ये एडवर्टीजमेंट की कंडीशन है, इसे मिस मत कीजिएगा। अगर आप कहीं इंडिकेशंस बता रहे हैं तो उसके साथ साथ कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट भी जरूर बताएंगे। अच्छा, अब आप जरा सा कोई एक आध आपने पैरासीटामोल का एड तो देखा होगा ना टीवी पे, आखिर में 2 सेकंड में तेज तेज कुछ ना कुछ वो बोल देते हैं। याद आ रहा है क्या बोलते हैं? या यस बहुत, सर, एज पर फिजिशियन इंस्ट्रक्शन यूज करनी होती है, बच्चों के पाँव से दूर रखना है। हाँ ये ठीक है सब। ना, और वो 1 सेकंड का देते तेज से बोलते, किसी को कक भी समझ में नहीं आता। या नीचे लिखा हुआ होता है, अगर आप स्क्रीन को फ्रीज करके देखें ना, ये इमेज लेके देखिएगा, तो नीचे इतने छोटे फॉन्ट में मैं तो जिंदगी भर भी नहीं पढ़ सकूंगा उस फॉन्ट को, तो उसमें ये पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन और ये प्रिकॉशंस। वही तेजी से बोलते हैं, तमाम दवाएं बच्चों के पाँव से दूर रखें, तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। ये तो पक्का होता है, इसके अलावा भी कुछ बोल रहे तो मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन बहरहाल वो कंप्लाइंस है इन रूल्स की, इन कंडीशंस की, वो कंप्लाइंस है। जहां पर आपने इतने लंबा चौड़ा 30 सेकंड इंडिकेशन को या डोज बताने के लिए दे दें, तो आपको फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन ही बतानी है। अब सिमिलर टाइम नहीं दे रहे, उसको 30 सेकंड लगा, इसको 3 सेकंड में निपटा रहे हैं, क्योंकि जितने आप कॉन्ट्राइंडिकेशन बताओगे तो पेशेंट डर जाएगा ना, नहीं इस्तेमाल करेगा। तो बताना भी है, और एज अ एडवर्टाइजर आपको इस तरीके से पोर्ट्रे करना है कि पेशेंट डरे नहीं। ये है अब टारगेट, ये स्किल होती है कि जब आप एडवर्टाइजमेंट कैंपेन बना रहे हो तो आपको पेशेंट को कॉन्ट्राइंडिकेशन बतानी भी है, लेकिन ऐसे भी नहीं कि हर चीज आप बता दो कि वो डर जाए। ठीक है, बैलेंस रखना है। हियर कम्स रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? रूल नंबर 4 ये कह रहा है कि अ ड्रग एनी सब्सटेंस रेफर टू, ठीक है सही है, ये अब देख लीजिएगा, मे बी एडवर्टाइज थ्रू प्रेस। अब ये अजीब सी बात आ गई कि प्रेस के थ्रू आप एडवर्टाइज कर सकते हैं विदाउट रेफरेंस टू द फेडरल गवर्नमेंट। कुछ अजीब सी बात नहीं है? प्रेस में छाप सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर। ठीक है, अब अभी तक हम यही फोकस रखना है कि भाई प्रेस में हमने कोई ऐड तो देखा नहीं है, तो एक तरफ ये पर ये लिखा हुआ है कि आप छाप सकते हैं, तो ये किस तरीके से हो रहा है? अगर हम थोड़ा और आगे देखें ना, इसमें लिखा हुआ है कि इफ इट इज मेरेली इंटेंडेड टू इन्फॉर्म द पब्लिक ऑफ द अवेलेबिलिटी और द प्राइस ऑफ सच ड्रग और सब्सटेंस रेफर टू वगैरह, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द फेडरल गवर्नमेंट मे प्रोहिबिट सच एडवर्टाइजमेंट इफ इट्स ओपिनियन, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट सो रिक्वायर। अच्छा, अगर मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं कि क्या आप लोगों ने न्यूज़पेपर में आधे आधे सफ़े के ऐड देखे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की तरफ से दिए हुए ड्रग के बारे में? रिकॉल कर सकेंगे आप लोग? नो सर। अच्छा, अब जरा फोकस कीजिएगा, आता है 1-2 महीने में कहीं ना कहीं किसी ना किसी की बड़ी कंपनी का आ जाता है, लिखा हुआ होता है अटेंशन फार्मासिस्ट, ड्रगिस्ट्स, केमिस्ट्स। अब हमारी दवा जिसका नाम ये है, जिसकी डोज है, अब नई पैकिंग में दस्तयाब है, उर्दू अंग्रेजी में लिखा हुआ होगा, ठीक है, ब्लैंक, सिर्फ ये टेक्स्ट हाईलाइटेड। कहीं पर ये लिखा होगा कि अब ये ड्रग पहले सिर्फ 100 मिलीग्राम में आती थी, अब 50 मिलीग्राम, आपकी पुरजोर फरमाइश पे, ये लिखा हुआ नहीं होगा, ये बैक एंड में होगा कि पब्लिक के पुरजोर इसरार पर अब ये 50 मिलीग्राम में भी दस्तयाब है। तो अगर सिर्फ आप डोज की अवेलेबिलिटी के हवाले से बात कर रहे हैं या आप प्राइस बता रहे हैं, मतलब आपने इन्फॉर्म कर दिया कि भाई आपके ताउन का बहुत शुक्रिया, अब हम प्राइस में मजीद कमी लेकर आ रहे हैं, या बढ़ती हुई महंगाई की बिना पर हम कीमतों में कुछ इजाफा कर रहे हैं,
तो अगर आप इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ना, तो देखें एडवर्टाइजमेंट क्या चीज है। एडवर्टाइजमेंट को जो आपने एक्सप्लेनेशन देखी थी कि हर वो एक्टिविटी जो कि आपकी सेल को इम्पैक्ट कर सकती है, पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकती है, उसे आप एडवर्टाइजमेंट बोलेंगे। अब ये प्रेस में आप दो तरीकों से एड छाप सकते हैं, एड ही बोलेंगे हम इसे, टर्मिनोलॉजी तो इस्तेमाल होगी। उस एड के लिए आपको फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। किन दो चीजों की आप बात कर सकते हैं? अगर आप प्राइस के हवाले से बात कर रहे हो, प्राइस के हवाले से बात करो, यहाँ पर प्राइस के हवाले से बात लिखी हुई है, टू इन्फॉर्म द पब्लिक द अवेलेबिलिटी सॉरी यस, पहली चीज है अवेलेबिलिटी और दूसरी चीज है प्राइस। इन दो चीजों के बारे में अगर आप जनरल पब्लिक को बताना चाह रहे हैं तो इसके लिए एडवर्टाइजमेंट कमेटी की आप अप्लाई नहीं करोगे, आप डायरेक्टली एड दे सकते हो। अवेलेबिलिटी में क्या चीज होगी? मैंने पैक साइज की बात की है, या ये हो सकता है कि मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, हमारा रॉ मटेरियल नहीं था। ये तो नहीं बोलेंगे ना कि ब्लैक हो गई थी, ये बोलेंगे कि रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था, अब हमने मंगवा लिया है, अब शॉर्टेज मार्केट में नहीं है। एक चीज अवेलेबिलिटी के हवाले से। अवेलेबिलिटी के हवाले से दूसरी चीज हो सकती है कि पहले ये सिर्फ एक डोजेज में अवेलेबल थी, अब ये दूसरी डोजेज में 50 के साथ साथ 100 में भी अवेलेबल है, या 25 में भी अवेलेबल है। तीसरी अवेलेबिलिटी के हवाले से ये बात हो सकती है कि पहले सिर्फ टैबलेट थी, अब इसका कैप्सूल भी अवेलेबल है, या पहले सिर्फ सस्पेंशन थी, अब इसकी टैबलेट भी अवेलेबल है। ये अवेलेबिलिटी की बात हो जाएगी। और प्राइस की बात तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि अब हमने इसकी प्राइस चेंज कर दी है, तो प्राइस के बारे में आपको आगे करने का मकसद सिर्फ ये कि कोई आपको ओवर चार्ज ना करे स्टिकर लगा के। ठीक, यहां तक हो गया सब रूल नंबर 4 ऑफ रूल नंबर 31। यहां तक कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो या किसी हवाले से कोई सवाल? यस और नो के बगैर आगे बढ़ना जरा मुश्किल हो जाता है। सर वैसे इसके लिए क्यों जरूरी नहीं है कि हम वो फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन लें? क्योंकि यहाँ आप ना क्या उसमें इंडिकेशंस बता रहे हो। प्रोसेस टाइम बहुत ज्यादा लगता है? नहीं नहीं प्रोसेस नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ मेडिकेशन के चांस नहीं है। यहाँ आप इंडिकेशन नहीं बता रहे, ये दवा किस मकसद के लिए ये नहीं बता रहे आप, वरना जरा सा ये बताया ना तो अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है, लोग चने की दाल की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो चूंकि आप इंडिकेशन नहीं बता रहे हो, बस ये पॉइंट ध्यान में रखें। आप इंडिकेशन लिखी हुई ना, कोई ड्रग लिख दी, जोलोफ्ट हो गई, चलो ठीक है जोलोफ्ट, आपको मुझे तो पता है कि जेनरिक नेम क्या है, किस मकसद के लिए यूज होती है, जनरल पब्लिक को नहीं पता, पता नहीं क्या चीज है यार, जेड से नाम आ रहा है, जेड से दवाइयां होती नहीं है, कोई अनोखी चीज होगी, बस यही सोचता रहेगा, अंदर क्या ये नहीं पता होगा। तो ये सेल्फ मेडिकेशन को प्रमोट नहीं करेगा। जब सेल्फ मेडिकेशन को प्रमोट नहीं करेगा तो ठीक है, यू कैन डू दिस। और फोकस आप क्या रख रहे हैं? फोकस आप ड्रग को तो फोकस ही नहीं कर रहे हैं, आप तो प्राइस का बता रहे हैं या पैक साइज की अवेलेबिलिटी के बता रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अप्लाई आप उसको करोगे, फेडरल गवर्नमेंट उसमें कंसर्न होगी जब आप इंडिकेशन से बता रहे हो यू आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक, एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द प्रिस्क्राइबर, लेकिन फॉर इन केस ऑफ ओवर द काउंटर ड्रग्स यू आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द जनरल पब्लिक। वही बात है ना, सर में दर्द है मुझे पैरासीटामोल खानी है, तो अब वो उसके मुंह से निकलना चाहिए कि मुझे फलां कंपनी की पैरासीटामोल चाहिए वरना आप मार्केट खो दोगे। वहां पर आपको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ती है, वहां पर आप प्रॉपर नाम के साथ लेते हैं। अच्छा, नंबर 5 की बात करेंगे। अगेन एक और चीज आ गई कि एडवर्टाइजमेंट के मुख्तलिफ तरीकों में से एक तरीका ये भी है कि आप मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, एलाइड प्रोफेशनल को कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखा दें। अब डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखा दें, डॉक्यूमेंट्री फिल्म में क्या होगा, किस तरीके का होगा, क्या नेचर होगी, क्या ड्यूरेशन होगी, ये अब आपकी स्किल है कि आप किस तरीके से डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे। परमिशन है ये परमिशन है, ठीक है। अच्छा, अब ये जरा सा मुझे बताएं कि इसके लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी या इसके लिए विदाउट इन्फॉर्मिंग फेडरल ड्रग गवर्नमेंट आप कर सकते हैं? परमिशन लेनी पड़ेगी सर। परमिशन लेनी पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब तक आपने जो ऊपर 2 से 3 सब रूल पढ़े ना, वहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि अगर ये काम कर रहे हैं तो उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सब रूल नंबर 5 इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीवियस सब रूल्स। यहाँ पर आपको एग्जाम्पशन नहीं दी। इसका मतलब है कि अगर आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना चाह रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म आप अप्रूव करें कि हम इसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट देना चाह रहे हैं। ठीक, एक तो अवेयरनेस की चीजें होती हैं, जैसे अब देख रहे होते हैं हम लोग, फिल्में देख रहे होते हैं, शुरू में आखिर में वही आता है सिगरेट नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह, वजारत सेहत, ये स्टेटमेंट आती है। दिस इज नॉट द प्रमोशन एक्टिविटी, दिस इज द अवेयरनेस। ठीक है, तो अब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में आप अवेयरनेस के नाम पर या अवेयरनेस के थ्रू आप लेकर आ जाए। जैसे लास्ट क्लास में एग्जांपल दी थी, फ्री मेडिकल कैंप, बोन डेंसिटी चेक कर रहे हैं यार, विटामिन डी कम है आपके पास, बहरहाल
देख लें बहुत सारी कंपनी है, हालांकि उसके पीछे बड़ा सा बैनर लगा हुआ होगा, आपके जहन में क्या आएगा, यार किधर कहाँ इधर उधर पूछता फिरूंगा, ये वाला ब्रांड ले लेता हूँ। तो एक्चुअली दिस इज व्हाट दे वांट टू डू, दे वांट टू इंस्टिल दैट थिंग इन योर माइंड। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट्री फिल्म से भी यही होता है। अभी आपकी स्मार्टनेस है कि आप किस तरीके से इंस्टिल करेंगे सामने वाले के जहन में, किस तरीके से आइडिया डिसेमिनेट करेंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट्री फिल्म के थ्रू अगर आप जाएंगे, ये परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। अच्छा, अब 6, अब ये जरा नो वाली बातें आ रही हैं